अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल 6 के नए सिलसिले साइंस स्टूडियो के साथ मैं हूं आफाक नैयर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस में और मुझे आई एम वेरी ऑनर्ड कि मेरे साथ मौजूद हैं अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी की फ़ील्ड में पाकिस्तान की पहली डॉक्टरेट डिग्री होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा। अ वेरी वाइब्रेंट, अ वेरी फ्रेंडली और बहुत ही एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी की मालिक हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत अस्सलाम। से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने चैनल 6 को टाइम दिया और साइंस स्टूडियो के पहले एपिसोड की आप मेहमान बने। आपका तारुफ कराते हुए मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की पहली डॉक्टरेट आपकी है इन द फील्ड ऑफ अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी। ये जो लफ्ज़ है सेस्मोलॉजी, ये तो बड़ा बोझल और बड़ा मुश्किल है। आम किसी शख्स को मुझे बताना हो तो मैं उसको कैसे डिफ़ाइन करूं कि ये सेस्मोलॉजी क्या चीज़ है? बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया साइंस स्टूडियो का प्रोग्राम स्टार्ट करके और उसमें मुझे दावत दी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि सेस्मोलॉजी एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा साइंस की ब्रांच है जो कि लेमैन के लिए तो समझना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इस पे अक्सर तज़किरा तो होता है मीडिया में भी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी एरिया में है जिसमें ज़लज़ले बहुत आते हैं, अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि सेस्मोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम अर्थक्वेक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और अर्थक्वेक कैसे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, किन बेसिस पे जो है वो अर्थक्वेक से जो होने वाले डिज़ास्टर है या जो उससे डिस्ट्रक्शन है उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है कि हम अर्थक्वेक को फोरकास्ट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जो है और कैसे हम मैन मेड स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस सेस्मोलॉजी के फील्ड में स्टडी करते हैं। आपने इसको डिफ़ाइन करते हुए इतने अभी कुछ पॉइंट्स बोले तो मुझे तजस्सुस हुआ कि इसके बारे में मैं भी कुछ जानूं। पहला बुनियादी सवाल तो यही बनता है और हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इसमें दिलचस्पी रखेंगे कि वो आसान अल्फाज में जान सकें कि ज़लज़ले आखिर हैं क्या और कैसे आते हैं। जी, ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया कि लेमैन के लिए सिर्फ़ ये वर्ड ज़लज़ला ही है, उसके बारे में नो हाउ इतनी नहीं है। आम लोग जब अर्थक्वेक आता है तो घरों से बाहर निकल आते हैं और खौफ से और डर से, लेकिन एक्चुअली इसका काज़ क्या होता है, इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से अर्थक्वेक आता है, इसके बारे में मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बयान करने की कोशिश करती हूँ। अर्थक्वेक जो है वो एक्चुअली हमारी जो ज़मीन है, इसका जो आउटर पार्ट है, जो बाहर का एक एरिया है 100 किलोमीटर की डेप्थ का, ये 100 किलोमीटर की जो लेयर है ये प्लेट्स के ऊपर कंप्राइज कर रही है। ब्रोकन प्लेट्स हैं जो कि ज़मीन चूँकि मूव कर रही है तो वो ब्रोकन प्लेट्स भी ज़मीन की मूवमेंट के साथ साथ उनकी भी मूवमेंट होती है। अब इन मूवमेंट की वजह से ये होता है कि बाज़ जगहों पे ये मूवमेंट जो है इसको हम रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कहते हैं। बाज़ जगहों पर ये मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होती है और बाज़ जगहों पे कम होती है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो ऐसी 3 प्लेट्स के कंजक्शन के ऊपर है जहाँ पे ये रेट ऑफ मूवमेंट जो है या वेलोसिटी जो प्लेट्स की मूवमेंट की है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो बने हैं। अब मैंने फॉर्चुनेटली इसलिए कहा कि चूँकि ये एक साइंस है और साइंस में हम किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर हों जहाँ पे हमें कुछ सीखने का मौका मिले, उस सब्जेक्ट के बारे में समझने का मौका मिले, तो उस लिहाज से हम फॉर्चुनेटली ऐसी लोकेशन पे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़लज़ले बहुत आते हैं। जैसे मैंने बताया
कि 3 बहुत ही एक्टिव प्लेट्स हैं जिनके मार्जिन्स के ऊपर हम हैं, पाकिस्तान का एरिया और इसके सराउंडिंग रीजन जो है। तो इनके मार्जिन्स पे होने की वजह से ये होता है कि अर्थक्वेक बेशुमार आते हैं, हम फ्रीक्वेंटली इनको जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ज़लज़ले जो है जब आते हैं तो प्लेट्स तो मूव कर ही रही हैं, बट एट द सेम टाइम इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ज़मीन में जो है वो फॉल्ट्स, जिनको रप्चर कहते हैं, वो रप्चर प्रोड्यूस हो जाता है, उनको फॉल्ट्स बोलते हैं। और ये फॉल्ट्स जो हैं ये मिलियन ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही होती हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पे इन प्लेट्स की मूवमेंट हो रही होती है। ये अभी का सिलसिला नहीं है कि हम ये कहें कि ये फॉल्ट जो है 2 महीने पहले यहाँ पे फॉल्ट बनी या 3 हफ्ते पहले जो है फॉल्ट का हुआ। इसकी ओरिजिनेशन जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स, जब से ज़मीन बनी है उस वक्त से प्लेट्स मूव कर रही हैं और प्लेट की मूवमेंट की वजह से फॉल्ट्स बन रही हैं और फॉल्ट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ज़मीन की चूँकि सारे का सारा ऊपर का जो 100 किलोमीटर का एरिया है वो प्लेट्स को कंप्राइज कर रहा है, जिसमें बाज़ बड़ी प्लेट्स हैं और बाज़ छोटी प्लेट्स हैं। 12 के करीब जो है वो मेजर प्लेट्स कहलाती हैं और माइनर प्लेट्स हैं। 12 प्लेटों में से 3 मेजर प्लेट्स जो हैं उनके कंजक्शन के ऊपर पाकिस्तान सिचुएटेड है। तो अब ये साइंटिफिकली हमारे लिए इस साइंस को जानने के लिए ये लोकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन हमारे लिए उतनी ही टेरिबल है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जहाँ पे मैन मेड स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसमें माइनर अर्थक्वेक भी उतना ही डिज़ास्टर क्रिएट कर जाते हैं जितना कि मेजर अर्थक्वेक करते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है इसका। पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि साइंस सब्जेक्ट सेस्मोलॉजी को समझने का, जानने का मौका मिल रहा है। और नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इससे डिस्ट्रक्शन जो होती है, बीइंग डेवलपिंग कंट्री, हम उस डिस्ट्रक्शन को अभी तक मिनिमाइज़ करने में नाकाम रहे हैं। गोया इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि ज़मीन सूरज के गिर्द तो घूम ही रही है, लेकिन ज़मीन के अंदर भी बहुत सी गर्दिशें हो रही हैं। ज़मीन के अंदर चट्टानें होंगी, पिघला हुआ मादा होगा, और जब वो घूमती है तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है वो इनर्शिया पैदा होता है, या वो जो एक्सेलरेशन या इसरा जिसको बोलते हैं, तो उसकी मूवमेंट से, जिनको आपने प्लेट्स का नाम दिया, वो रगड़ खाती हैं और फिर हरकत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बरसों में या बाज़ औक़ात दिहाइयों में ये वो अपनी जगह से सिड़कती हैं और रगड़ खाती हैं। और गालिबन जिन प्लेट्स का आप कह रहे हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जी, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इनमें मूवमेंट जो है वो तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी कि मूवमेंट इनमें कंटिन्यूस है। जब से ज़मीन बनी है और जब तक ज़मीन रहेगी प्लेट्स मूव कर रही हैं, क्योंकि ज़मीन मूव कर रही है। लेकिन इनकी वजह से जो फॉल्ट्स बनती हैं वो कब एक्टिवेट होती हैं, उनमें कब अर्थक्वेक आता है, वो अभी तक एक अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है जिसको प्रेडिक्शन कहा जाता है। यानी हमें ये तो पता है कि यहाँ पे प्लेट्स हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्ट्स भी मौजूद होंगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये फॉल्ट जो है ये कब इसमें अर्थक्वेक आएगा। ये अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि हम अभी तक अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये फॉल्ट का एरिया है, फॉल्ट जोन है और एक्टिव फॉल्ट्स हैं। इस पे एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि बाज़ लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि जहाँ पे फॉल्ट है, मींस के लेमैन के सामने बात हो रही है, उसको इतना पता है कि फॉल्ट से अर्थक्वेक जनरेट होगा, तो फॉल्ट के ऊपर हम हैं तो वो कहेगा कि ठीक है, अब फॉल्ट के ऊपर अगर है तो यहाँ पे तो अर्थक्वेक ने आना ही आना है। लेकिन इसमें भी मिसकंसेप्शन है, हर फॉल्ट जो है वो एक्टिव फॉल्ट नहीं है। बाज़ फॉल्ट जो है वो साल से इनएक्टिव हैं, उसमें कोई अर्थक्वेक नहीं आया, और वो फिर हम सेस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं स्टडी से, रिसर्च से, कि इनमें से कौन सी फॉल्ट्स हैं जो कि एक्टिव हैं और कौन सी फॉल्ट्स हैं जो कि एक्टिव नहीं हैं। यानी कौन सी ऐसी फॉल्ट्स हैं जिन पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस हैं नियर फ्यूचर में या बाद में, और कौन सी ऐसी हैं जिनमें अर्थक्वेक जो है वो कभी भी नहीं आएंगे या बहुत
मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद आने के चांसेस हैं। जो नेचुरली लोगों का कंसेप्शन है कि फॉल्ट के ऊपर अगर हम हैं तो ये डिज़ास्टर है हमारे लिए, तो वो मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, हर फॉल्ट एक्टिव नहीं होती, हर फॉल्ट का एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम रीअकरेंस टाइम कहते हैं। रीअकरेंस टाइम का मतलब ये होता है कि हर एक फॉल्ट का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें मेजर अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, और वो फिर हम साइज़मोलॉजिस्ट जो है वो अपनी रिसर्च से फिर फॉल्ट के ऊपर जो है वो काम करते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिक फॉल्ट में नियर फ्यूचर में 5 साल में अर्थक्वेक के आने के चांसेस हैं या मिलियन ऑफ ईयर्स में आने के चांसेस हैं। तो इस लिहाज से हम उनको एक्टिव और इनएक्टिव डिक्लेयर करते हैं। और इन तमाम एरियाज़ को एड्रेस करने के लिए हमें जो लैब्स वगैरह चाहिए होती होंगी उनके बारे में बताइए कि हमारे तालीमी इदारों में या यूनिवर्सिटीज़ में एक तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि सेस्मोलॉजी पर बहुत कम है तवज्जो, इस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ जो आप काम कर रही हैं तो उसके लिए आप कैसे इसको, क्या आप सिर्फ लाइब्रेरियों और किताबों या रिसर्च जर्नल्स और इंटरनेट की मदद लेती हैं, या कोई लैब वगैरह भी है जिनके थ्रू आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लोर कर सकती हैं? पाकिस्तान में हमारे जो लैब्स का कॉन्सेप्ट है, जिनको हम ऑब्जर्वेटरीज भी कहते हैं, अर्थक्वेक की ऑब्जर्वेटरीज हैं, वो सिर्फ महदूद हैं हमारे ये जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं, जैसे कि वापडा हो गया या पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया। ये ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाई हुई हैं। एजुकेशनिस्ट और रिसर्चर को उन डाटा की ओपन एक्सेस नहीं है। मैंने जो अपना काम किया वो यही वापडा से जो लिमिटेड डाटा एक्सेस थी उसको यूज़ किया, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के जो ओवरऑल ग्लोबल जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, स्टेशंस लगे हुए हैं, उनसे डाटा लेके काम किया। इस चीज़ को मैंने बहुत फील किया कि हमारे मुल्क में अर्थक्वेक इक्विपमेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे ना होने के बराबर है, और बाहर जहाँ पे भी मैं गई वहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी जिसमें जियोफिज़िक्स या अर्थ साइंसेस या सेस्मोलॉजी पे है काम हो रहा और वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, उन्होंने अपनी लेबोरेटरीज़ बनाई हुई हैं और वहाँ पे वो नंबर ऑफ़ स्टेशंस, सेंसर्स, रिकॉर्डर्स लगाए हुए हैं। एक फॉल्ट के ऊपर 20 सेंसर्स लगे हुए हैं मॉनिटर करने के लिए, जो कि एक बड़ा इमेजिनेटिव मॉडल है हमारे जैसे मुल्क के लिए। मैंने जब इस चीज़ को महसूस किया कि हमें जो लोकल डाटा है, लोकल ऑब्जर्वेटरीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, उसके लिए फिर HEC में प्रोजेक्ट्स मैंने सबमिट किए, और फॉर्चुनेटली उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से मुझे जो है फाइनली मैंने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज़ किए और उनको इनिशियली जो है वो इस्लामाबाद में इंस्टॉल किया है। कुछ जो है वो इसी डिपार्टमेंट में इंस्टॉल हैं, कुछ जो है वो इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरियाज़ में फील्ड में पोर्टेबल जो है वो लगाए गए हैं। मेन मकसद ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई यूनिवर्सिटी जो है वो रन नहीं कर सकती इक्विपमेंट्स या स्टेशंस या अर्थक्वेक रिकॉर्डर सेंसर, उसको डिस्करेज किया जाए, इनकरेज किया जाए कि यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे फंडिंग हासिल करके तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाएं। जहाँ जहाँ मैंने बताया कि पाकिस्तान पूरा जो है वो हाईली फॉल्टेड एरिया है, और पाकिस्तान में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं। अगर यहाँ पे भी सेटअप्स हो जाए तो डेफिनेटली हम ये अर्थक्वेक का जो फोरकास्टिंग है एटलीस्ट इसके ऊपर प्रिसाइसली बात कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए HEC से फंडिंग मिली, और उससे फिर मैंने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मोशन और वीक मोशन कम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंसर्स जो हैं, सेंसर्स और रिकॉर्डर्स की लैब एक इस्टेब्लिश की, और ये पाकिस्तान में फर्स्ट लैब है। मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ हायर एजुकेशन कमीशन की स्पेशली। विदाउट HEC की फंडिंग के मैं नहीं समझती थी कि मैं ये लैब इस्टेब्लिश कर सकती। सेकेंडली हमारे वाइस चांसलर साहब ने बहुत हेल्प आउट किया। डेफिनेटली HEC फंडिंग एक पर्सन को नहीं देती, इंस्टीट्यूट को देती है।
उसमें उनकी अगर मुझे हेल्प नहीं होती तो डेफ़िनेटली ये फंडिंग मैं इसको यूटिलाइज़ ना कर सकती। तो सेकंड क्रेडिट गोज़ टू हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट। तो एचईसी और करंट वाइस चांसलर डॉक्टर शाह जो हैं, इनकी इनकी मदद से ये लैब जो है मैं इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई। उन्होंने इस चीज़ को समझा, इस हकीकत को अंडरस्टैंड किया कि इस्लामाबाद स्पेशली एक ऐसी एरिया पे लोकेटेड है जहाँ पे फ्यूचर में कोई भी मेजर डिज़ास्टर एक्सपेक्टेड है, और अगर हम नंबर 1 यूनिवर्सिटी में ये लैब इस्टेब्लिश कर देते हैं तो एटलीस्ट हम इस डिज़ास्टर पे कुछ रिसर्च करके तो फ्यूचर का कोई प्रेडिक्टिव मॉडल जो है वो बना सकते हैं। जो ना सिर्फ अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी कॉलोनीज़ और जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो है वो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है इस्लामाबाद में स्पेशली, लेकिन इस्लामाबाद का एज सच कोई अर्थक्वेक मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर इस लैब का सबसे इमीडिएट फ़ायदा तो इस्लामाबाद के लोगों को ही होगा कि जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनके पास जब इन जो ये रियल टाइम डाटा जो इन इक्विपमेंट से इस लैब से हासिल होगा, उससे जो हम प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहे हैं वो हम डेफिनेटली उन पॉलिसी मेकर्स को और वेब के ऊपर रखेंगे, तो डेफिनेटली उसको यूटिलाइज़ करके वो एक बहुत अच्छा ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आई गेस कि ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट लैब है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बनाई गई है। इसको मज़ीद इनकरेजमेंट एक्सपेंशन की ज़रूरत है। इसमें इनिशियली जो है वो 6 स्टेशन मैंने यहाँ पे लगाए हैं जो कि इनसाइड डिपार्टमेंट हैं, और रेस्ट जो है वो मैंने इस्लामाबाद की सराउंडिंग में और तरवीला में। नाज़रीन, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस में यूँ कहिए कि पाकिस्तान की तालीमी जो दरसगाहें हैं उनकी पहली अर्थक्वेक साइस्मोलॉजी लैब में, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोना। तो कुछ थोड़ा सा मुझे आप बताइए इस लैब के बारे में। जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें फ्यू जो है इक्विपमेंट्स जो हैं 3 ब्लैक कलर में हैं और 2 ब्लू कलर में हैं। ये हमने ग्राउंड के ऊपर इनको प्लेस किया हुआ है, और ये जो इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग मोशन और वीक मोशन सेंसर्स हैं, और स्ट्रॉन्ग मोशन और वीक मोशन सेंसर्स जो हैं वो मेजर अर्थक्वेक्स, बड़े मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, और वीक मोशन जो हैं वो छोटे या माइनर अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करते हैं। ब्लैक वन जो है ये वीक मोशन सेंसर्स हैं। हमने इनको जो इंस्टॉल किया है वो तकरीबन 2 months बैक जो है इनको लगाया, और लगाने के बाद फिर हमें इसको थोड़ा सा जो है वो कुछ अरसा वेट करना होता है। ये देखना होता है कि जिस जगह पे आप इनको प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन आइज़ कितना है, और ह्यूमन आइज़ के अलावा इनका अपना जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, वो इंटरनल जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मींस कि ये इस जगह के ऊपर लगाने के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं हैं। तो हम इसको पहले टेम्परेरी एक फ़ेज़ होती है जिसको 2 months 3 months की फ़ेज़ कहते हैं, उसमें हम लगा के इनका डाटा जो है रिकॉर्डिंग जो है वो चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। वंस जो है हम उसके डाटा को रीड करके जब फाइनलाइज़ कर देते हैं कि ये ठीक है, करेक्ट डाटा इनसे आ रहा है जो कि हम साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम इनको परमानेंटली ये जो वीक मोशन सेंसर्स हैं इनको ड्रिल करके इनसाइड द ग्राउंड इनको ड्रिल करके लगा देते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर्स हैं ये ब्लू कलर के, ये पोर्टेबल भी हैं और ये फिक्स्ड भी हैं, मींस ये ग्राउंड के ऊपर हमने इसको फिक्स भी कर दिया, और इनकी ये रिकॉर्डिंग सेटअप को देखने के लिए और इनकी पोजीशंस को चेक करने के लिए कि ये सूटेबल पोजीशन है भी या नहीं है। और दूसरा ये है कि इनको हम उठा के फील्ड में किसी जगह पे भी जहाँ पे अर्थक्वेक आया है तो वहाँ पे भी हम इमीडिएटली वहाँ पे लगा के तो इससे फ़ौरन आफ्टर शॉक का डाटा भी हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी बताया कि इनको लगाए हुए 2 months
का हार्डली जो है वो टाइम हुआ है, तो हम इनकी चेक कर रहे हैं कि इनकी रिकॉर्डिंग का किस तरह से जो रिक्वायर्ड डाटा है वो क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। वंस ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि साइंटिफिकली ये डाटा जो है ये एक रियल टाइम डाटा और रिसर्च पर्पसेस के लिए मोस्ट सूटेबल डाटा है, तो देन हम इसको फिर जो है वो वेब के ऊपर भी डालेंगे और वेब पेज भी बनाएंगे इसका, और वो डाटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा रिसर्चर्स के लिए, और हम अपनी भी रिसर्च के लिए ना सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे बल्कि वो ओपन फॉर ऑल होगा। सो जो 3 ब्लैक हैं ये आपने बताया कि वीक मोशन सेंसर, और जो ब्लू है वो स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर है। ब्लैक वंस जो हैं ये ड्रिल्ड हुए हुए यानी ये फिक्स्ड हैं यहाँ पे। अभी हमने इनको टेम्परेली फिक्स के ऊपर फिक्स किया है ठीक इनका देखने के लिए, बिहेवियर देखने के लिए कि इनका डाटा का बिहेवियर कैसा आता है, और उसके बाद फिर हम इनको देख के कुछ मंथ्स के लिए, उसके बाद फिर हम इनको ग्राउंड के अंदर ड्रिल करके इनको फिक्स करते हैं, परमानेंटली उस जगह पे लगा देते हैं। बट जो ब्लू वंस हैं स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर्स वो पोर्टेबल हैं, वो पोर्टेबल हैं, और आप इसको कहीं भी जहाँ ज़लज़ला आए या आने का ख़दशा हो या जहाँ आपने स्टडी करना हो वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं। तो ये यानी अभी हम जो यहाँ मौजूद हैं तो ये इस वक्त अपना काम कर रहे हैं हर वक्त 24 घंटे। एग्जैक्टली इसमें ये होगा कि अभी जो कि ह्यूमन आइज है, हम एंटर हुए हैं तो ये इतने सेंसिटिव हैं कि ये हमारे चलने की जो मूवमेंट है वो भी इस पे रिकॉर्ड हो रही है। बट हमारे पास जो इनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डाटा इनसे लेके वो सॉफ्टवेयर से हम उस पर फिल्टर फिर लगा सकते हैं, उससे हम अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है वो उसको हम फिल्टर करके सेपरेट आउट कर देते हैं, और नॉइज़ जो होता है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं कि हमने पहले इनको लगाया है, प्लेस किया है, हम इनका बिहेवियर, इक्विपमेंट का इटसेल्फ अपना बिहेवियर होता है वो भी हम देख रहे हैं कि इसका इनसाइड कोई बिल्ट इन कोई एरर तो नहीं है, कोई इसका अपना नॉइज़ तो नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये लोकेशन भी चेक कर रहे हैं कि क्या यही लोकेशन इसके लिए सूटेबल है या नहीं। वंस ये 2-3 महीने की रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस जो है इसकी मॉनिटरिंग को मुझे बाज़ रात को भी मैं आना पड़ता है, अगर कोई मुझे इंटरनेशनल वेबसाइट पे जो कि ओपन इक्विपमेंट्स उन्होंने ग्लोबली लगाए हुए हैं सेंसिटिव, उन पे अगर हमारे रीजन में कोई अर्थक्वेक, इस्लामाबाद के करीबी इलाके में कोई अगर अर्थक्वेक आया है तो उसका अगर कोई है तो मैं ये चेक करने के लिए आती हूँ और देखती हूँ कि हमारे इन इक्विपमेंट की कवरेज जो है वो कितनी है, कितने एरिया को ये कवर कर सकते हैं। तो अभी 2 to 3 मंथ्स हम ये इनिशियल इंस्टॉलेशन का जो फेज़ होता है उसको हम देख रहे हैं, जिसको साइट सिलेक्शन कहते हैं, और जिसको हम ये कहते हैं कि इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट का जो है बिल्ट इन एरर्स को रिमूव करना, लोकेशन के एरर्स को रिमूव करना, साइट सेलेक्ट करना। जब वंस ये इनिशियल फेज़ हो जाती है फिर हम उसको परमानेंटली वहीं पे प्लेस कर देते हैं फॉर सम टाइम। ये जो पोर्टेबल है ये अगर इनकी लोकेशन ये सही नहीं हुई तो हम इसको भी डिस्प्लेस करके किसी और जगह पे, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी हो सकती है, वहाँ पे भी हम इसको लगा सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट जो मैंने आपको इसका बताया वो यही है कि जब एक अर्थक्वेक आएगा तो उसके बाद अगर उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं तो हम फील्ड में ले जाके इसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं। इनिशियली आपको यहाँ पे जो प्लेस नज़र आ रहे हैं ये 3 यूनिट्स जो हैं वीक मोशन सेंसर्स के हैं और 2 फुल यूनिट जो है स्ट्रॉन्ग मोशन के हैं। इसके अलावा जो हैं 2 और यूनिट हैं स्ट्रॉन्ग मोशन के जो कि इस्लामाबाद की सराउंडिंग में लगाए गए हैं, फील्ड में लगाए गए हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि आपको पता है कि एक बिल्डिंग का अपना जो है वो भी स्ट्रक्चर का अपनी मॉनिटरिंग भी होती है जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये अर्थ साइंसेस की बिल्डिंग जो है इसकी अपनी मूवमेंट जो फॉल्ट के ऊपर है वो भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये अर्थ साइंसेस की स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। और जो बाहर मैंने लगाए हैं फील्ड में वो एग्जैक्टली फॉल्ट्स के ऊपर लगाए हैं, मींस के ये भी फॉल्ट के ऊपर हैं लेकिन वो ओपन एयर, वो किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है, वो एक केज
में लगाए गए हैं ग्राउंड के ऊपर, और केज में इस तरीके से सेटअप किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट की मॉनिटरिंग करें। ये इस वक्त फॉल्ट की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ये अर्थ साइंसेस बिल्डिंग की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वन क्वेश्चन, और वो ये कि 2 हैं ब्लू जो पोर्टेबल हैं, जो स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर है, और 3 हैं ये स्याह रंग के जो वीक मोशन सेंसर है। क्या ये 3 और 2 का ही कॉम्बिनेशन ज़रूरी था, या आप अगर एक भी रखती तो ये मैयर कर लेता? नहीं, एक्चुअली हमारा जो फील्ड है उसमें ये होता है कि 2 तरह के सेटअप्स होते हैं। एक तो होता है कि एक ही इक्विपमेंट जो है वो फुल ग्राउंड मोशन फुली कवर करता है, ग्राउंड मोशन के तमाम पैरामीटर्स को, जिनको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन कहते हैं। वो एक्सपेंसिव वन होते हैं। फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक के अंदर सारा सेटअप नहीं है, बल्कि उनके लिए आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन तीनों का आपको अलग-अलग परचेज़ करना पड़ता है। वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरे जो बजट था उसके अकॉर्डिंगली ये जो 3 इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये इट्सल्फ एक यूनिट फुल फ्लेज तीनों पैरामीटर्स को कवर कर रहा है। मींस ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन फुल ग्राउंड को कवर कर रहा है, ये फुल ग्राउंड को कवर कर रहा है, ये ग्राउंड को कवर कर रहा है। और जो दूसरे वाले मैंने बताया कि जो एक पैरामीटर को कवर करते हैं, उनके लिए फिर हमें 3 का ज़रूरत होती है। अगर हम वो इक्विपमेंट परचेज़ करेंगे वो लेस एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन हमें उनके लिए फिर जो है नंबर जो है वो 3 रखना लाजमन होगा। लेकिन इस वक्त ये 6 ये लगे 3 हुए हैं, बट ये 6 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। राइट। और जो सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या साथ साथ हो रही हैं, या ये किसी कहीं डाटा सेव कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको प्रोसेस करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है कि इसमें डाटा सेव होता है और हम जो है इसको USB के थ्रू कनेक्ट करके, तो उससे डाटा जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर, इनका ही सॉफ्टवेयर होता है जो इन इक्विपमेंट को डील करता है। इन इक्विपमेंट का डिफरेंट सॉफ्टवेयर है और उनका स्ट्रॉन्ग मोशन का डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर इन इक्विपमेंट के साथ आपको मिलते हैं, वो आप इंस्टॉल करते हैं और उन इक्विपमेंट्स के जो डाटा है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप रन करके भी आप जो है इक्विपमेंट की वारंटी को और इक्विपमेंट के बिहेवियर को देखते हैं, और जिस रिस्पेक्टिव एजेंसी से लिया है उसको फिर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिर्फ सिंगल यूज़र होते हैं। मींस जिसको इक्विपमेंट मिला है वो सिंगल यूज़र ही उसको यूज़ कर सकता है। अगर आपने एक से ज़्यादा लेने हैं तो डेफिनेटली वो फिर पे करना पड़ते हैं। तो मेरे पास चूँकि ये 6 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि मेरे पास 6 लाइसेंस हैं इनके। और ये मैंने आपको बताया कि 2 इधर लगे हुए हैं और 2 फील्ड में लगे हुए हैं, तो 4 इनके लाइसेंस मोशन के भी हैं। तो 10 लाइसेंस मेरे पास मौजूद हैं। मींस कि मैं एट वन टाइम 10 रिसर्चर्स को, 10 स्टूडेंट्स को इन डाटा के ऊपर काम करवा सकते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक इन सारी कैलकुलेशंस के लिए। अगरचे ज़ाहिर है हम में से कोई नहीं चाहेगा कि खुदा न खास्ता कोई ज़ल्ज़ला आए या कुछ ऐसा हो, लेकिन जो ये स्टडी कर रहे हैं, जो कैलकुलेशंस ये जो भी डाटा ये रिकॉर्ड कर रही हैं, गुड लक फॉर देयर रिज़ल्ट्स। आई होप कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये स्टडीज़ जो है ये काम आए, और तहकीक का जो ये सफ़र है ये आपके स्टूडेंट्स के लिए भी उनके फ्यूचर के लिए भी खुशाइन साबित हो। इसके अलावा जो है एट दी एंड जो है ये जो इक्विपमेंट हैं ये पाकिस्तान में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास हैं, और ये हाईली एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, और इनको आप फिक्स भी कर सकते हैं और इनको आप जो है वो पोर्टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको अभी फिक्स नहीं किया, इसलिए कि पहले मैं इनकी मदद से बिहेवियर देख लूँ कि इस एरिए में जहाँ पे मैंने ये लगाया है यहाँ पे क्या बिहेवियर है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है इनको मैं इन तीनों यूनिट्स को भी प्लेस कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 10-12 के राउंड के यूनिट्स हैं जो एक लैब के लिए
मेरे ख्याल में एक अच्छी लैब के लिए एनफ यूनिट है। बिल्कुल। तो इनिशिएटिव लिया है, स्टार्ट लिया है, अब दुआ है कि इससे कुछ आउटपुट निकले और लोगों को भी इंसेंटिव मिले कि वो इस तरह की इक्विपमेंट परचेज़ करें और इस तरह की लैब्स जो है यूनिवर्सिटी में ओपन करें। इस प्रोग्राम की तवज्जुद से उम्मीद है कि और लोगों में भी इस फील्ड में आने का और इस तरह की लैब्स जो है वो बिल्ड करने का एक शौक़ पैदा हो। और थैंकफुल टू HEC जो उन्होंने इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की, और हम उम्मीद करते हैं कि HEC इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी वो फैसिलिटेट करे और स्टूडेंट्स को और जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, इस फील्ड में या साइंस की किसी भी फील्ड में, उनको वो सपोर्ट करें। नाज़रीन, ये था विज़िट हमारा अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी लैब का इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। और ये वो लैब है जो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की ये पहली लैब है जो सेस्मोलॉजी में डील करती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी मालूमात और ये सारा विज़िट जो है वो पसंद आया होगा। यहाँ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिज़ा आपका, आपने हमें इतना वक्त दिया, अपने कीमती शेड्यूल में से आपने हमारे लिए ये लम्हात निकाले फ़ुर्सत के। और मुझे और हमारे देखने वालों को उम्मीद है कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। जी, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने इतना टाइम निकाला। और मैंने वही बताया कि ये एक बड़ा नोबल काज है और डेफिनेटली अर्थक्वेक डिज़ास्टर जो है वो हमारे मुल्क में किसी भी टाइम किसी भी जगह पे हो सकता है। ये एक इनिशिएटिव है और आई एम होपिंग कि फ्यूचर में इस इनिशिएटिव को जो है वो और यूनिवर्सिटीज़ भी फॉलो करेंगी और HEC की मज़ीद फंडिंग से जो है हम इस लैब को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। दिस वाज आफाक नैयर साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइंस स्टूडियो। कीप वॉचिंग चैनल 6।